साथियों, किसी वस्तु पर शोभित धन जैसी वस्तु पर चर्चा करते समय उसके केवल एक ही पहलू जैसे उसके काले पहलू पर चर्चा करना और उसके दूसरे पहलू यानी सफ़ेद पहलू पर चर्चा न करना, एक के संबंधित नियम कानून बनाते समय दूसरे को अलग कर देना, ये पाठक मानेंगे यह एक तरफापन ही नहीं बल्कि बेतुकापन है। साथियों, हमने काले धन पर चर्चा करते हुए सफ़ेद पोशों के सफ़ेद धन पर उसके आदर्शवादी मुँह मत्थे से लाख लाख गाली सुनने वाली काली राजनीति पर भी चर्चा करने की ज़रूरत है। साथियों, जिस पूंजीवादी व्यवस्था को आज अमीर तबकों के विद्वान बाजारी व्यवस्था कहने लगे हैं, वह बाजार व्यवस्था तथा उसका 150 साल पुराना मांग पूर्ति का सिद्धांत स्वयं काला धन पैदा करता है। उदाहरणार्थ, मालों और पूंजियों की भावी मांग में वृद्धि को भांपकर उसकी जमाखोरी करना ताकि मालों के मूल्य व सूद की दरें बढ़ाने पर अपने मालों के ऊंचे मूल्य और उसकी पूंजी पर ऊंचे सूद दर कमाने जा सकते हैं। ऊंचे मूल्यों व ऊंची सूद दरों से कमाया हुआ यही फालतू धन जब सरकार से छिपाया जाता है, उस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, तो वह काला धन कहलाने लगता है। कानूनी दृष्टि से जायज़ मानी जाने वाली सट्टा बाजारी काला धन पैदा करने का एक सबसे बड़ा अड्डा है। कारण यहाँ मालों के मूल्यों पर तथा पूंजियों के दरों पर यानी लाभ दर या सूद दर पर झूठी सच्ची बोलियां लगा करके फालतू धन कमाया जाता है। क्योंकि इससे बिना मेहनत मशक्क़त किए अधिकाधिक कमाया जा सकता है, इसलिए ऐसे टैक्सों से भी अधिकाधिक बचत और छिपाने का प्रयास किया जाता है। टैक्सों से चोरी किया हुआ और सरकारी खाते से छिपा हुआ यही धन काला धन कहलाता है। परंतु साथियों, जब पूंजी विनियोजन इत्यादि के काम आएंगे यही पूंजी, तो इससे सच्चाई साबित होगी कि काले और सफ़ेद धन में विभाजन रेखा लगभग नगण्य होती है और इसका मौलिक कारण समाज की वर्गीय बनावट में छिपा हुआ है। समूची पूंजीवादी व्यवस्था इसी बनावट से उपजे हुए एक मौलिक नियम पर टिकी हुई है और वह है दूसरों के शारीरिक व मानसिक श्रम के शोषण से धनी से धनाढ्य व धनाढ्यतम बनना, उत्पादक श्रम से पैदा हुए धन से कम कर उत्पादक वर्गों को तो वेतन मजदूरियाँ देना और बाकी का उत्पादित धन बतौर लाभ व सूद मालिक द्वारा साधनों के मालिक होने के नाते खुद हड़प लेना और इसी लाभ व सूद को दिन रात इकट्ठा करते करते गैर उत्पादक मालिक वर्गों द्वारा छोटे से बड़ा और फिर और बड़ा पूंजीपति बन जाना। समाज में चारों ओर व्याप्त इस नियम को और इसके परिणामों को देखकर कि किस प्रकार उत्पादक श्रम करने वाले वर्ग धनहीन टुटपुंजिया बने रहते हैं और किस प्रकार समाज का एक हिस्सा मेहनत मशक्क़त किए बगैर सामाजिक धन का तथा आलसी व मौज मस्ती के समस्त साधनों का मालिक व उपभोक्ता या भोग विलासी बना रहता है और बन सकता है। समाज का यही अलिखित विधि विधान पूरे समाज में मेहनत मशक्क़त किए बगैर धन कमाने की लालसाएं पैदा करता है और वैसे ही इन्हीं लालसाओं की अगली कड़ी में बिना मेहनत मशक्क़त किए हुए तथा कुछ करके उससे कहीं ज़्यादा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पद प्रतिष्ठा इत्यादि पाने की लालसाएं भी। लिहाजा दो बातें: पहले, दूसरे के उत्पादक श्रम के शोषण से खुद श्रम किए बगैर धन कमाना, यह भी एक प्रकार की चोरी या ठगी है। इसे अगर पूंजीवादी कानून व संविधान आज जायज़ ठहराते हैं, जैसे कि ठहराते भी हैं, तो उनके द्वारा
इसे जायज़ ठहराना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सामंती युग के नियम व कानून व जमींदारों व महाजनों के द्वारा काश्तकारों की फसलों और कभी कभी ज़मीनों तक बतौर लगान या महाजनी हड़प लेना जायज़ ठहराने लगते थे। आज का पूंजीवाद जो दूसरों के श्रम के उत्पादन को बतौर लाभ हड़पना जायज़ मानता है, उसी पूंजीवाद ने पहले की महाजनी व सामंती हड़पा हड़पी के नियम को नाजायज़ अनैतिक ठहराकर उसे ख़त्म किया था। मतलब समाज के विकास के किसी चरण में उस समय की समाज व्यवस्था अनुसार अगर किसी क्रिया कलाप को कानूनी दृष्टि से जायज़ व न्यायसंगत बताया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह है ही जायज़ अथवा यह कि वह एक प्रकार की चोरी या ठगी नहीं है। काले धन को 30% टैक्स देकर सफ़ेद बना देना, चाहे वह कानूनी दृष्टि से नाजायज़ माने जाने वाली मालों, पूंजियों एवं मुद्राओं की जमाखोरी चोरबाजारी से कमाया हुआ हो अथवा कानून से मान्यता प्राप्त किसी अन्य ठगी व चोरी के धंधे व व्यवसायों से, यही वर्तमान व्यवस्था के अपने काले धन का द्योतक है। दूसरी बात, 30% टैक्स देकर काला धन सफ़ेद या जायज़ बन सकता है तो काली या भ्रष्ट राजनीति तथा समाज के हर गैर राजनीतिक क्षेत्र में जैसे शैक्षिक, सांस्कृतिक व बौद्धिक क्षेत्र में चारों ओर व्याप्त भ्रष्टाचार या काला धन भी कुछ ले दे के जायज़ क्यों नहीं बन सकता है। व्यवहारतः आप स्वयं भी बतौर सबूत देख सकते हैं कि तमाम चमकीले भड़कीले नैतिकतावादी उपदेशों जैसे त्याग, बलिदान, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने के जैसे उपदेशों के बावजूद समाज के हर क्षेत्रों में काला धन व भ्रष्टाचार सदैव फैला रहता है। लिहाजा न तो किसी एक क्षेत्र के कानून या गैर कानूनी काले धन या भ्रष्टाचार को दूसरे क्षेत्र के कालेपन के अलग करके देखा जा सकता है, न ही यह कल्पना की जा सकती है कि किसी एक क्षेत्र में जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में भले ही भ्रष्टाचार या कालापन हो, परंतु दूसरे क्षेत्र में जैसे कि राजनीतिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में कालापन या भ्रष्टाचार न हो। कारण हर क्षेत्र में व्याप्त कालेपन की यह मूल वजह एक ही है, वह है बिना मेहनत मशक्क़त किए हुए अथवा कम मेहनत करके उससे कहीं ज़्यादा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक लाभ कमाना, वैसी ही लालसाएं पालना। यह परजीवी मानसिकताएं, आदतें व मनोवृत्ति समाज की वर्गीय बनावट के चलते फैलने के नाम पर तो पूरे समाज में फैल रहती है, परंतु ये वर्गीय दृष्टि से विशेषकर गैर उत्पादक वर्गों में ही ज़्यादा मौजूद रहती है। मध्यम वर्गों से लेकर के धनाढ़ वर्गों तक अर्थात धनाढ़ वर्ग ऐसी परजीवी मानसिकता के सबसे बड़े प्रतीक होते हैं। धनाढ़ वर्गीय अर्थात पूंजीवादी शिक्षा व नैतिकता, स्वयं निजी लाभ कमाना, धन कमाना, धनाढ़ बनना और वैसी लालसाएं व मानसिकताएं पालना व्यक्ति और समाज की प्रगति के लिए एक प्रेरक शक्ति मानती है। परंतु जब यही प्रेरक शक्ति आर्थिक क्षेत्र में फैलने के साथ साथ गैर आर्थिक क्षेत्रों में फैलती है तो पूंजीवादी धनाढ़ वर्ग अपने प्रचार तंत्रों से उन क्षेत्रों को जैसे सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों के नेताओं, कार्यकर्ताओं व किन्हीं कर्मचारियों को यदा कदा अपनी ज़रूरत अनुसार काला या भ्रष्ट घोषित करके प्रचार करवाता है कि ऐसे ही काले या भ्रष्ट लोगों के कारण समाज पीछे जा रहा है, तरक्की नहीं कर पा रहा है। अतः उसे आगे ले जाने के लिए समाज व राजनीति को कालेपन या भ्रष्टाचार से मुक्त व स्वच्छ बनाना चाहिए। ऐसे प्रचार फैलाकर एक तो सामाजिक या राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाज का मुख्य मुद्दा या समस्या बना दिया जाता है ताकि समाज में बढ़ती हुई महंगाई, गरीबी, बेकारी जैसी समस्याओं को उन पर होने वाले चर्चाओं पर दबा दिया जाए। दूसरे, अगर
अपने लड़कपन से ही थोथे व भ्रामक पूंजीवादी आदर्श सुनने के आदि जनसाधारण को यह समझा के बहका दिया जाए कि अगर राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में अनेकता भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, हर व्यक्ति नैतिकतावादी भ्रष्टाचार से मुक्त व उसका विरोधी हो जाए तो समाज तरक्की कर जाएगा। ऐसे ही उपदेशक प्रचारों से समाज में व्याप्त और दिन रात बढ़ती हुई महंगाई, बेकारी जैसी समस्याओं से लेकर काला बाजारी व तरक्की आदि के जैसे धंधे व घूसखोरी के जैसे भ्रष्टाचार इत्यादि के सर्वाधिक मौलिक व प्रारंभिक जड़ पूंजीवादी व्यवस्था और उसका कालापन छिपा दिया जाता है। यही वजह है कि 150-200 साल से होते आए भ्रामक निराधार उपदेशों के बावजूद तथा बार बार पूंजीवादी देशों से चलाई गई भ्रष्टाचार विरोधी मुहिमों के बावजूद पूंजीवादी समाज में और उसके हर क्षेत्र में कालापन या भ्रष्टाचार आज की सर्वव्यापकता है। और यह कालापन किसी समाज के किसी काल में तैसे बढ़ता फैलता है जैसे जैसे उस समाज में मालों और पूंजियों का चलन बढ़ता है, अर्थात पूंजीवादी विकास गति पर होता है। यही गति अपनी एक प्रमुख पहचान के रूप में समाज के एक हिस्से में तरह तरह की अभावग्रस्तता फैलाकर और एक दूसरे छोटे से हिस्से में धन व धनाढ़ता बढ़ाकर प्रकट होती है। और साथ ही स्वाभाविकता पूरे समाज में मेहनत मशक्कत किए बिना नकदी व गैर नकदी धन अर्थात सामाजिक व राजनीतिक प्रतिष्ठाएं पाने की लालसाएं और वैसी ही आदतें, मनोवृत्तियाँ व मानसिकता फैलाकर यह गति प्रकट होती है। अमेरिका, जापान व पश्चिम यूरोप इसी कड़वी सच्चाई के जीते जागते सबूत हैं। वहाँ वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति उच्चतम है, अर्थात माल उत्पादन व विनिमय की तथा पैसे पूंजी का चलन सर्वाधिक तेज है। धन और धनाढ़ता के अंबार लगे हुए, साथ ही हर क्षेत्र में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक क्षेत्र में कालापन व भ्रष्टाचार की भरमार भी अत्यधिक है। आए दिन विशेषकर जापान व दक्षिण कोरिया में मंत्री, नेता, अधिकारी किसी न किसी घूस घोटाले व अन्य कई प्रकार काले मामले में नंगे होते रहते हैं। मालों, पूंजियों और मुद्राओं की तरक्की की जमाखोरी मालों को पूंजी की तस्करी, जमाखोरी व सट्टेबाजी से कमाए धन की मात्रा और उसके मालिकों की संख्या का पूछना ही नहीं। इन्हीं देशों के आर्थिक दृष्टि से उदारवादी व राजनीतिक दृष्टि से जनतंत्रवादी रास्ते पर चलने वाले रूस में भी समाजवादी तानाशाही उखाड़े के बाद अब वहाँ यही पूंजीवादी नैतिकता चारों ओर फैल रही है। पाठकों ने भी इन्हें खबरों अखबारों में पढ़ी होगी। चूँकि आजकल राजनीतिक भ्रष्टाचार राजनीतिक चर्चाओं का एक सर्वप्रमुख चर्चित मुद्दा बना हुआ है।